आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BMS फर्स्ट ईयर। देखिए गाइस, आप जानते हैं हम क्रिया शरीर के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने रस धातु कंप्लीट कर लिया है, रक्त धातु कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 22 पढ़ेंगे, मांस धातु। सबसे पहले हम मांस धातु के अंदर, मांस क्या होता है? मसल्स, ठीक है। धातु यानी कि शरीर को धारण करना। अब हम देखते हैं सबसे पहले मांस धातु की उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? मांस शब्द संस्कृत के मान धातु से निष्पन्न हुआ है। ये आपको ऐसे ही एज इट इज़ याद करना है। अगर इसके पर्याय देखें हम तो क्या होते हैं? पिशित, तरस, क्रव्य, अमिश, ठीक है। अब मांस धातु की उत्पत्ति। मांस धातु की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, मतलब ये कैसे बनी है, ठीक है। वायु, जल, तेज की ऊष्मा से संयुक्त तथा अपनी अग्नि से पक्व हुआ रक्त स्थिर हो जाता है, तब उसे मांस कहते हैं। जब वायु, जल, तेज की ऊष्मा से संयुक्त होता है और अपनी अग्नि से पक जाता है रक्त और स्थिर हो जाता है, उसे क्या बोला जाता है? मांस बोलते हैं। अब हम मांस का निर्माण देखेंगे किस तरीके से हुआ है। मैंने आपको जब रक्त पढ़ाया था तो रक्त में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैंने लिखवाया था रक्त में आपको कि मांस निर्माण अंश, ठीक है। तो उसी के ऊपर क्या होता है? मांस निर्माण अंश के ऊपर मांस अग्नि की क्रिया होती है। 2 पार्ट में डिवाइड होता है। वही चीज़ मैं आपको रस में बताई, मैंने रक्त में बताई। सार बनता है और प्रसाद बनता है, ठीक है। और क्या बनता है? किट या मल, मतलब दोनों ये एक ही नाम है। सार या प्रसाद एक ही चीज़ है, और किट और मल, ठीक है। प्रसाद से क्या होता है? स्थूल पार्ट बनता है एक सूक्ष्म। स्थूल मतलब बड़ा, जिससे मांस धातु की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म यानी कि छोटा, जिससे उपधातु की या फिर मेद निर्माण अंश की उत्पत्ति होती है। उपधातु, अगर आपसे कोई पूछे कि मांस की उपधातु कौन है, तो आपको याद रखना है क्षण, त्वचा और वसा, ठीक है, कि मांस की उपधातु है। अब देखिए मांस का मल क्या होता है, यानी कि किट क्या होता है। देखिए खमल, खमल में श्रोत्र, नासा, कर्ण, अशी, प्रजनन के मल, ये आपको एज इट इज़ याद करने हैं ऐसे ही, ठीक है गाइज। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। अब हम देखते हैं इसके बाद मांस धातु का स्वरूप। मांस धातु का स्वरूप क्या होता है? मांस धातु की शरीर में विद्यमानता मुख्यतः पेशी के रूप में होती है। वैसे तो यह धातु शरीर के अंदर श्वास नालिका, अन्न नालिका आदि अनेक आशयों एवं अवयवों में भी रहती है। रक्त वाहिनियों की दीवारों में भी इसकी यथा आवश्यक उपस्थित रहती है। मुख्य रूप से त्वचा के नीचे अस्थियों के ऊपर मांस धातु रक्तवर्ण पेशियों के रूप में अधिक पाई जाती है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मांस धातु का, जब सबको आपको पता है, जैसे कि धातुओं में जो हमारे शरीर होता है, जो श्वास नालिका यानी कि जो जिससे हम सांस लेते हैं, मतलब ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया में अन्न नालिका यानी कि ईसोफेगस, और हमारे ये मतलब स्टमक वगैरह हो गया या फिर हमारे ऑर्गन्स वगैरह हो गए, सब जगह पे क्या होता है? मसल्स रहती हैं, ठीक है। रक्त वाहिनी, जो हमारी वेन्स वगैरह होती हैं, आर्टरीज वगैरह होती हैं, वो सभी जो होती हैं मसल्स से बनी होती हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, ये सब चीज़ें जो हैं वो मसल्स से बनी हुई हैं। पेशी, पेशी किसे बोला जाता है? मसल्स को बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में अलग अलग जो पेशियां हैं वो दी हुई हैं। यहाँ पे लिखा है पेशी मांस धातु का विभाजित स्वरूप है। जो मांस धातु है उसका एक विभाजित स्वरूप दिया हुआ है। अगर हम स्थान के अनुसार देखें, देखिए यहाँ लिखा है स्थान के अनुसार स्वभाव से ही अस्थि, संधि, सिरा, स्नायुओं को ढकने के लिए निम्न प्रकार की पेशियां होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया अलग अलग होंगी, जैसे कि आप मॉडर्न में पढ़ते हो, जो हमारी मसल्स होती हैं वो 3 टाइप्स की बताई हैं मॉडर्न में। स्ट्रेटेड होती हैं, स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, मतलब स्केलेटल मसल्स होंगी, स्केलेटल मसल्स जो वॉलेंट्री होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है, और कार्डिक मसल्स होती हैं। ये आपको पता होगा, ये आपने पढ़ी होंगी पहले ही, ठीक है। स्केलेटल मसल्स जो हमारी बॉडी के वॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, स्मूथ जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कार्डिक जो हार्ट में पाई जाती हैं। ऐसे ही इसमें भी दिया हुआ है, आयुर्वेद में भी अलग अलग तरीके की, जैसे अस्थि, संधि, सिरा वगैरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो होती हैं मसल्स, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मसल्स होती हैं। तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। बहल जो बहुत बड़ी मसल्स होती हैं, पैलव बोलते हैं उसे, जो छोटी मसल्स होती हैं। स्थूल मोटी, अणु पतली, पृथु चपटी, वृत्त गोल, गोल जैसे कि डायफ्राम के अंदर होती हैं, इस तरीके की मसल्स होती हैं ना डायफ्राम के अंदर, ऐसे। ह्रस्व कम लंबी, दीर्घ बहुत लंबी, स्थिर कठिन, मृदु, स्थिर का उल्टा यानी कि सॉफ्ट हो गया,
संलग्न, चिकनी और क्रकश, खुरदुरी। ठीक है, ये सब जो होती हैं अलग अलग मसल्स बताई गई हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप्स की मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है गाइज, अब देखिए हम देखते हैं पेशियों की संख्या। अगर हम मसल्स की संख्या देखें, मसल्स की संख्या सुश्रुत ने जो है वो 500 बताई है। 500 पेशियों की संख्या बताई है प्रत्येक शाखा के अंदर। शाखा यानी कि शाखा का मतलब होता है हाथ पैर। ठीक है, हमारे हाथ और हमारे पैर। तो यहाँ पे देखो हमारी ये हाथ हो गए जैसे, और ये पैर हो गया। बेकार डायग्राम बनाया पता है मुझे, समझ लीजिए। लेकिन देखिए 2 हाथ और 2 पैर हमारे। तो उन्होंने बोला है कि 100 इसमें होंगी, 100 इसमें होंगी, 100 इसमें होंगी और 100 ही इसमें होंगी। मतलब चारों शाखाएं के अंदर हमारी 400 मसल्स हो गई। तो 100 × 4 पोस्ट स्टमक के अंदर बताई हैं इन्होंने 66 मसल्स, और ग्रीवा मतलब नेक 34 मसल्स। टोटल मसल्स जो हो गई वो 400 मसल्स हो गई। ठीक है, सॉरी 500 मसल्स हो गई, टोटल हो गई 500। 400 तो हमारी यहाँ हो गई, और 66 और 34 ये हो गई हमारी 500। किसने बताई हैं? ये सुश्रुत ने बताई हैं। अगर चरक के अकॉर्डिंग देखें तो चरक ने सिर्फ और सिर्फ 400 मसल्स बताई हैं कि 400 मसल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में मांस का पंचभौतिक संगठन। जो पंचभौतिक मतलब सबको पता है आपको, हमारी बॉडी के अंदर हर एक चीज़ जो होती है वो पंचभौतिक होती है। मतलब हमारा शरीर पंचभौतिक है, और सब चीज़ जो भी है दुनिया के अंदर वो सब कुछ पंचभौतिक है। तो यहाँ पर पंचभौतिक क्या माना है, मतलब किसकी प्रधानता यहाँ पे ज़्यादा होती है? अगर हम अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी, अगर हम चक्रपाणी के अकॉर्डिंग देखें तो मासम पार्थिवम, यानी कि उन्होंने पृथ्वी की बहुलता बताई है, मतलब पृथ्वी ज़्यादा होगा। ठीक है, पृथ्वी की प्रधानता बताई है उन्होंने। दर्हन के अकॉर्डिंग देखें मासे तो पार्थिवहा, इन्होंने भी पृथ्वी की प्रधानता बताई है। अगर हम मॉडर्न को रिलेशन करें इससे, तो देखिए मांस धातु के अंदर अगर पार्थिव अंश देखें हम तो एक्टिन, मायोसिन, मायोग्लोबिन और मेटामायोसिन, वही प्रोटीन होते हैं। ये हमारे मसल्स के अंदर आपने पढ़े होंगे जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपको ये सब पता होगा। आप मॉडर्न में भी पढ़ रहे होंगे ये फिजियो में। ठीक है, तो आपेय अंश जो होते हैं वाटर, लिपिड, न्यूट्रल फैट, और तेजस अंश थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अगर वायवीय अंश को देखें एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। ये जो होते हैं सब ये बताए हुए हैं मॉडर्न से कोरिलेट करके कि पार्थिव अंश किसे बोला गया है, आपेय अंश, तेजव अंश। ठीक है, अब देखिए गाइस इसके बाद में देखते हैं मांस अग्नि के कर्म। मांस अग्नि के कर्म क्या होते हैं? स्थायी कर्म। इसका 2 कर्म बताए हैं, एक स्थायी कर्म बताया है और एक बताया चेष्टा मूलन कर्म। जो स्थायी कर्म बताया है वो क्या है? देखिए मांस धातु की पुष्टि, मांस धातु की पुष्टि करता है। उत्कृष्ट धातु के अंशों का निर्माण, पुराना मांस नष्ट, मतलब जो बेकार मांस हो जाता है उसे नष्ट करता है, और नए मांस की को बनाता है, उसकी पुष्टि करता है। और देखिए यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा अभी, मांस धातु की जब निर्माण हो रहा था, बन रही थी, तो स्थूल, सूक्ष्म और मल उनके अलग अलग कार्य हैं। स्थूल मांस धातु की उत्पत्ति होगी यानी कि पोषण वगैरह होगा उससे। सूक्ष्म जब बनेगा, सूक्ष्म से क्या होगा? उपधातु की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और क्या होगा? मेद निर्माण अंश बनेंगे उससे, और मल क्या बनेगा? खमल बनेगा हमारा। और चेष्टा मूलक में क्या दिया हुआ है? चेष्टा मूलक कर्म क्या है? मांसपेशियों की नाना प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पे नाना प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उन्हें सम्मिलित किया जाता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। अब हम इसके बाद देखते हैं मांस के कर्म। अब हम मांस के कर्म, अभी हमने देखे मांस अग्नि के कर्म, अब हम देखेंगे मांस के कर्म। मांसम शरीर पुष्टम मेदश, ये आपको पता है। देखिए मांस क्या करेगा? हमारे शरीर की पुष्टि करता है। आइए बताते हैं हम। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, शरीर की पुष्टि एवं मेद की पुष्टि को बताया है। संपूर्ण शरीर का जल एवं पार्थिव तत्व प्रोटीन अधिकांशतः मांस धातु में ही विद्यमान रहता है। शक्ति प्रदान करने का मूल स्रोतस शर्करा मांस धातु में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर शरीर अपने उपयोग में लाती है। मांस धातु ही उत्तर धातु मेद का पोषण करती है। देखिए गाइस यहाँ मांस का काम क्या बताया गया है? वो शरीर की पुष्टि करता है और मेद की पुष्टि करता है। और आपको पता है जब हम खाना वगैरह खाते हैं जो उसमें ग्लूकोज होता है हमारी मसल्स के अंदर ही ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा, तो जब हमें वीकनेस वगैरह होती है तो वही क्या करता है, हमें जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमें देता है ताकि हमें एनर्जी आए। ठीक है, एटीपी की फॉर्म वगैरह में आपको पता है, आपने मॉडर्न में पढ़ा होगा ये। तो बस अभी आप यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। मांस के कर्म क्या है कि जब हम शर्करा यानी कि ग्लूकोज वगैरह को खाते हैं तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है हमारी बॉडी पर, और ज़रूरत पड़ने पर हमारा
साथ देता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जो मांस धातु है वो क्या करता है, मेद धातु, जो आगे मेद धातु बनने वाली है उसका भी पोषण करेगा। अब चक्रपाणी एवं दलहन ने मांस धातु का कर्म अस्थि का लेपन बताया है। उन्होंने क्या बोला है, अस्थि का लेपन। अस्थि का लेपन क्यों बताया है, क्योंकि अस्थि जो होंगी, बोन्स जो होती हैं उसके ऊपर मसल से उसे प्रोटेक्ट करती हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मेरा हैंड ही है, फिंगर हो गई मेरी है, तो अगर ये अस्थि अस्थि होती तो कितना अजीब लगता, तो इसके ऊपर मसल्स ने उसे लेप कर रखा है, मतलब कवर अप कर रखा है। ठीक है गाइस, अब इसके बाद देखते हैं हम मांस धातु के श्रेय के लक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद करने ही करने हैं, मैं हमेशा बता रही हूँ। सारी धातु जब हम पढ़ेंगे, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, सबके आपको वृद्धि के लक्षण और श्रेय के लक्षण ये आपको टिप्स पर होने चाहिए, और अष्टांग हृदय के जो श्लोक दे रखे हैं वो आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 11 में 18 श्लोक दे रखा है। ये आपको याद करना है। माँ से अक्ष गलानी गंड स्फिक सूक्ष्मता संधि वेदना। ठीक है, आपको याद करना है। अक्ष गलानी मतलब कि इंद्रियों में दुर्बलता, गंड स्फिग हिप मतलब हिप वगैरह जो होते हैं, हिप और संधियों में वेदना बताया गया है। अगर मांस का क्षय होगा तो इन सब में क्या होती है, वेदना होती है। ठीक है, दर्द सा फील होता है और कमज़ोर हो जाते हैं ये, शुष्क मतलब कमज़ोर हो जाते हैं ये। ठीक है, अब देखिए गाइस, हम देखते हैं मांस धातु की वृद्धि के लक्षण। अगर मांस ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारी बॉडी में तो क्या होगा, अब खुद सोचिए, अगर हम ज़्यादा फैटी हो जाते हैं तो कितना अजीब सा लगेगा, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सब याद रखनी है। लेकिन ये अष्टांग हृदय का जो श्लोक है वो आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर अष्टांग हृदय के श्लोक के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, बड़ी मांस धातु गलगंड गंडमाला मतलब गॉइटर, ठीक है, अर्बुद, ग्रंथि रोग, तालु रोग, जिह्वा रोग, कंठ रोग आदि को उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त स्फिग, गंड, ओष्ठ, बाहु, उदर, थाई, जांघा में भारीपन मतलब कि काफ रीजन में काफ मसल जो होते हैं में भारीपन हो जाता है। वृद्धि होती है। वृद्धि के साथ ही कफ एवं रक्त विकारों के लक्षण भी प्रकट होते हैं, और कफ विकार जो होते हैं उनके लक्षण भी प्रकट होते हैं। ठीक है गाइस, ये आपको याद करना है। अब देखिए लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का बचा है, ये क्या है, मांससार पुरुष के लक्षण। मांससार पुरुष के लक्षण चरक के अकॉर्डिंग देखें तो चरक ने बोला है, चरक ने मांस की शरीर में शुद्धता होने पर पुरुष के शंख, ग्रीवा के पीछे का भाव, नेत्र, गंड, स्कंद, उदर, कश, हस्तपाद यानी कि हाथ पैर की संधि स्थिर, गुरु यानी कि हैवी और शुद्ध मांस धातु से व्याप्त रहती है। जिस पुरुष में मांससारता होती है, जिस भी पुरुष के अंदर मांससारता होगी मतलब ये सारे लक्षण होंगे, उसमें क्षमा, धैर्य, धन, सुख एवं दीर्घ आयु पाई जाती है। यानी कि उसमें क्षमा, धैर्य होगा और धन भी होगा, सुख होगा, दीर्घ आयु, लंबी उम्र होती है। अगर हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखें तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखिए, जिस पुरुष में छिद्र ना हो अर्थात शरीर में कहीं भी न्यूनता ना हो, शरीर भरा हुआ हो, इसके अतिरिक्त अस्थि तथा संधि मांस से ढकी हो एवं मांस से शरीर पुष्ट हो, उसे मांससार कहते हैं। यानी कि बात यह है कि उसका शरीर अच्छा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, उसकी बोन्स के ऊपर हर तरीके से मसल्स होने चाहिए, ज़्यादा भी नहीं हो, नॉर्मल मसल्स होने चाहिए, कहीं पे भी छेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भारी शरीर लगना चाहिए, मतलब भरा भरा शरीर लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि फैट हो, सिर्फ भरा हुआ शरीर लगना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला है, मांससार पुरुष का है, मांससार कहते हैं उसे, मांससार पुरुष बोला है उन्होंने उसे। ठीक है, देखिए गाइज, अब हमने चरक के अकॉर्डिंग भी देख लिया, सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी देख लिया मांससार पुरुष। गाइज हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है यहीं पर, मतलब आज ही स्टार्ट किया, इस वीडियो के अंदर हमारे चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मेद धातु पढ़ाऊंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।